नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे इस सेशन में करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों। हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी है दोस्तों, उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं, उस पर हम लोग बात करने का काम करते हैं दोस्तों। ठीक उसी संदर्भ में, उसी क्रम में दोस्तों हमारे पास आज कुछ ऐसा करंट अफेयर्स है, कुछ ऐसी घटनाएँ हैं दोस्तों जो बिहार बीपीएससी, जो बिहार 17वां जिसको आप कह सकते हो 17th बिहार 17th एक तरीके से जो बीपीएससी बोर्ड है दोस्तों, उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए आज के जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, उसको बनाने का हमने प्रयास किया है दोस्तों, उसको तैयार करने के हमने प्रयास किया है दोस्तों। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जो मेनली आपको एक तरीके से कहा जाए तो आपको जो बिहार बीपीएससी है, जो बिहार बीपीएससी के जो विद्यार्थी है दोस्तों, उसको सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाने का काम करेगा, उसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों इस सेशन से। तो आज हम उन्हीं लोग के साथ जुड़ने का काम करेंगे, उन्हीं लोग के साथ बात करने का काम करेंगे। तो जो भी बिहार के बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे दोस्तों, उनके लिए खास करके बहुत ज़रूरी सेशन है, उसके लिए बहुत लाभदायक सेशन है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए इस पर मिलकर डिस्कस करते हैं, इस पर बात करते हैं दोस्तों। लेक्चर 31 है दोस्तों, बिहार करंट अफेयर्स 2024। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आ रहा है दोस्तों, वो कहा जा रहा है उसमें कि हाल ही में उर्सुला वॉन डेर लेयन को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इनका संबंध किस देश से दोस्तों, आपको इसमें उत्तर बताना है। इसका सही पहला अमेरिका, भारत, जर्मनी, इटली। इसका सही उत्तर दोस्तों माफ़ कीजिएगा, इसका सही उत्तर आपको जर्मनी के रूप में होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर सी होगा। आइए इसके बारे में हम डिटेल भी चर्चा करते हैं, इसके बारे में एक नज़र भी डालने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। इसका उत्तर सही दोस्तों सही है। इनको कब चुना गया था, कब बनाया गया था, उसके बारे में हम देखते हैं। जुलाई 2024 में जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नाम याद रखिएगा। उर्सुला वॉन डेर लेयन को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के रूप में चुना गया था दोस्तों। इन्हें दूसरी बार यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष चुना गया था, यानी इनको दूसरी बार बनाया गया था दोस्तों यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था। यह पहली बार जुलाई 2019 में भी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष बन चुकी थी दोस्तों। पहली बार इन्होंने 2019 में इनको बनाया गया था, उसके बाद 2024 में दोबारा इनको चुना गया दोस्तों। इनका ये दूसरा टर्म है, दूसरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है। कहा जा रहा है हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा, ये नाम याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्तों। इसका ऑप्शन एक है अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, रूस, अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका अमेरिका, इसका ये सही उत्तर होगा। अब इसको मैं आपको छोटा दिखाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। इसका सही उत्तर होगा अमेरिका दोस्तों। अब इस पर एक नज़र भी डालते हैं, डिटेल में चर्चा करते हैं कि ये कौन है। ये पिक्चर आप देख सकते हैं विनय मोहन क्वात्रा की, आप ये फ़ोटो देख सकते हैं दोस्तों। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, इनका नाम विनय मोहन क्वात्रा है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं जुलाई 2024 में, जुलाई के महीने 2024 में विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा वर्ष 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं दोस्तों। इन्होंने पहले भी आईएएस अधिकारी के रूप में कार्यरत कर चुके हैं। इन्होंने अगस्त 2017 से फरवरी 2020 तक फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया था। उसके बाद इन्हें वर्ष 2022 में विदेश सचिव नियुक्त किया गया था दोस्तों। यानी इनके कार्यकाल देखिए, पहली बात की 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने अगस्त 2017 से फरवरी 2020 तक फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में काम किया था। फिर इन्हें वर्ष 2022 में विदेश सचिव नियुक्त किया गया था दोस्तों। इन्हें वर्ष 2022 में फिर से इन्हें विदेश नियुक्त किया गया था, और वर्ष 2024 में इन्होंने अमेरिका का अगला भारत राजदूत के रूप में इनको चयन किया गया था दोस्तों। इनके यानी कि एक लंबा चौड़ा करियर है, बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पे आप इसे देख सकते हैं दोस्तों। आगे देखिए, तीसरा जो करंट अफेयर्स है वो क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी के रूप में होगा, जो 20 जुलाई आप कह सकते हैं। आप इसका सही उत्तर 20 जुलाई होगा सर। दोस्तों अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं कि इंटरनेशनल चेस डे होता क्या है, क्या शतरंज दिवस किसे कहते हैं। आइए हम एक नज़र इस पर भी डालने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि 20 जुलाई 2024 को, आप इसको इस रखिए, 20 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया था। ये डेट याद रखिएगा, 20 जुलाई 2024 को। प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है दोस्तों। यह दिन शतरंज खिलाड़ियों और समाज पर, माफ़ कीजिएगा नेट बंद कर देते हैं दोस्तों,
यह दिन शतरंज खिलाड़ियों और समाज पर उनके सकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाता है दोस्तों। यानी कि बताने का प्रयास किया जाता है कि शतरंज के क्या फ़ायदे हैं, शतरंज के क्या बेनिफिट है, इससे एक समाज को क्या मिलता है, लोगों को क्या मिलता है दोस्तों, इसके बारे में एक तरीके से जानकारी बढ़ाने का काम किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना के उपलक्ष्य में वर्ष 1966 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाने के जाने का प्रयास किया गया था दोनों, यानी शुरुआत किया गया था। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है दोस्तों, उसके यादगार में 1966 में इसको बनाया गया था। उपलक्ष्य में वर्ष 1966 से अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है, यानी 1966 में इसे बनाए जाने का काम किया गया अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। और उसी के उपलक्ष्य में, उसी के बेसिस पे, उसी को एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए 1966 से अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसकी जो स्थापना है 20 जुलाई 1924 की हुई थी। और इसका जो राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, वो 20 जुलाई 1966 से मनाया जाता है। 20 जुलाई 1966 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 में की गई थी दोस्तों। आगे क्या है, अगला करंट अफेयर्स में क्या है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय भूस्खलन, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने अगले सुबह के भी टॉपिक में हमने बात किया था, सुबह के जब लेक्चर हम लोग दे रहे थे दोस्तों, उसमें भी हम लोग इसके बारे में बात करने का प्रयास किया था। कहा जा रहा है हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र की स्थापना की गई है। यानी कि राष्ट्रीय, जिसको हमने सुबह के लेक्चर में जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय क्या नाम था इसका, राष्ट्रीय योजना, नाम देखिए भूल गया हूँ दोस्तों, किस योजना के तहत, किस मिशन के तहत, राष्ट्रीय आपदा मिशन था या फिर राष्ट्रीय जलवायु मिशन था, इसी प्रकार का कुछ था, AMM RMM था तो कुछ दोस्तों, नेशनल इसी तरह का कुछ था। उसके तहत दोस्तों राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र, मतलब एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा केंद्र होता है दोस्तों, जो पता करता है कि इस जगह पर पहले ही अनुमान लगा दिया जाता है, पहले ही पता कर लेता है दोस्तों कि इस जगह पर कब भूकंप आएगा कि नहीं आएगा, कितने तीव्रता से भूकंप आएगी, कितना क्षति पहुंचाएगा ये भूकंप के द्वारा, कितना हानि होगा किसी एरिया का दोस्तों, उसके बारे में जानकारी दिया जाता है, उसके बारे में जानकारी मिलता है दोस्तों। इस पे बात किया गया। तो यही जो राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का मेन काम यही होता है दोस्तों। इसकी स्थापना हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर पश्चिम बंगाल के रूप में होगा। देखो दोस्तों कि इसका अभी सही जो एक तरीके से पूर्वानुमान केंद्र की जो स्थापना की गई है पश्चिम बंगाल में किया गया है दोस्तों। इसका सही उत्तर सी होगा दोस्तों। आप इस पर बात कर सकते हैं। आइए इसमें डिटेल में इसको जानते हैं। जुलाई 2024 में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय, जब मैं बात करता हूँ टिक लगाता हूँ दोस्तों, तो वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ध्यान से मत निकालने दीजिएगा। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जिसका नाम है जी किशन रेड्डी द्वारा आप नाम याद रखिए, इनके द्वारा कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया गया था दोस्तों, यानी जुलाई में 2024 में। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र क्या है, इसके महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये किस बारे में बात करता है, किस चीज़ को डिस्कस करता है दोस्तों, अब उस पर एक नज़र डालते हैं कि राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र क्या करने का काम करता है दोस्तों। इसे भारतीय क्या कह सकते हैं, इसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कोलकाता स्थित धारित्री परिषद में स्थापित किया गया है दोस्तों। ये लोकेशन याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। इसकी स्थापना भारत माफ़ कीजिएगा यार, ये पीछे क्यों चल जाता है। इसकी स्थापना भारत में भूस्खलन के खतरों को कम करने के उद्देश्य से की गई है दोस्तों, ताकि पहले पता चल जाए कहीं अगर भूस्खलन हो, कहीं अगर भूस्खलन का मतलब भूकंप की बात की जा रही है दोस्तों, अगर कहीं भूकंप हो, किसी प्रकार का भूकंप आने वाला है, तो पहले पता चल जाए, ताकि लोग सजग हो जाए, लोग सुधर जाए, लोग सतर्क हो जाए दोस्तों। इससे क्या हो सकता है कि एक तरीके से भूकंप का जो खतरा होगा दोस्तों कम हो सकता है, यानी कि उसको पहले पता लगाया जा सके, ताकि एक घटना जब होने वाली है उसके पहले लोगों को पता हो जाए, लोगों की इसकी जानकारी हो जाए दोस्तों। इसलिए राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र तैयार किया जाता है दोस्तों। यह समय के साथ सभी भूस्खलन के खतरे वाले राज्यों के लिए प्रारंभिक चेतावनी बुलेटिन जारी करेगा। इसका काम क्या होता है दोस्तों, यह समय के साथ सभी भूस्खलन के खतरे वाले जो राज्य हैं उनके लिए प्रारंभिक चेतावनी बुलेटिन जारी करता है। मतलब पहले ही बता देगा कि यहाँ इस तरीके का भूकंप आ सकता है, यहाँ इतने तीव्र से
झटका लग सकता है, भूकंप आ सकती है, ज़मीन हिल सकता है दोस्तों, इतना नुकसान हो सकता है, तो लोग सतर्क हो जाएंगे। इससे क्या होता है, घटनाएं थोड़ा कम घटती है, नुकसान थोड़ा कम पहुंचता है दोस्तों। यह वर्ष 2030 तक देश भर में क्षेत्रीय भूस्खलन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शुरू कर देगा। यानी कि 2030 तक दोस्तों, ये 2030 तक पूरे देश भर में क्षेत्रीय भूस्खलन प्रारंभिक चेतावनी की प्रणाली शुरू कर दिया जाएगा दोस्तों, पूरे देश में हो जाएगा एक तरीके से। एक नज़र इस पर डालते हैं। 5वां करंट अफेयर्स क्या कहता है दोस्तों, हाल ही में 5वां करंट अफेयर्स देखिए, हाल ही में भारत की 2 कोयला खदानों, एक का नाम था गेबरा, दूसरा नाम था कुसमुंडा दोस्तों। गेबरा और कुसमुंडा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत के 2 कोयला खदानों, एक गेबरा दूसरा कुसमुंडा को worldatlas.com जिसको बोलते हैं worldatlas.com ने विश्व की शीर्ष 10 कोयला खदानों की सूची में शामिल किया है। ये दोनों किस राज्य में अवस्थित है, इसकी आपको जानकारी देना है दोस्तों। 10 कोयला खदानों की सूची में शामिल किया गया था, दोनों किस राज्य में अवस्थित है, इसका सही उत्तर कर्नाटक डी होगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, छत्तीसगढ़। ये दोनों अभी छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, स्थित है। आइए एक नज़र इस पर डालते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या कहा गया जुलाई 2024 में worldatlas.com, ये आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की 2 कोयला खदानों को, एक है गेबरा है, एक गुसकुंडा है, विश्व की टॉप 10 कोयला खदानों की सूची में शामिल किया गया है। वर्ष 2023-2024 में इन खदानों के संयुक्त कोयला उत्पादन 100 मिलियन टन से अधिक था दोस्तों। यानी दोनों खदानों को अगर मिलाकर देखा जाए तो 23-24 में एक साल में 100 मिलियन टन से ज़्यादा की उत्पादन हुई थी कोयला की दोस्तों। इन कोयला खदानों का देश के वार्षिक कोयला उत्पादन में लगभग 10% योगदान था दोस्तों, जो बहुत बड़ी बात है। अगला करंट अफेयर्स के रूप में क्या आ रहा है चीज़ें निकल कर दोस्तों, इस पर भी एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना का संबंध किस राज्य से है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर तेलंगाना इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। कि राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना का संबंध किस राज्य से है, सही उत्तर तेलंगाना होगा दोस्तों। आइए एक नज़र डालते एक बात करने का प्रयास करते हैं। जुलाई 2024 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना की शुरुआत तेलंगाना के सिविल सेवा उम्मीदवारों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दी गई थी। मतलब एक ऐसा योजना है दोस्तों जो ऑलरेडी वैसे विद्यार्थियों को दिया जाता है, वैसे मेधावी विद्यार्थियों को दिया जाता है जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे होते हैं और जिनके द्वारा प्री क्वालिफाई कर लिया जाता है द्वारा, और मेंस के लिए अगर उनको आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है तो उसके लिए क्या करती है कर्नाटक सरकार, उसके लिए क्या करती है दोस्तों तेलंगाना सरकार, उसको एक तरीके से फंडिंग करने का काम करता है। उसको एक स्कॉलरशिप की तरह आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप के रूप में उसे दिया जाने का काम किया जाता है दोस्तों। उसी के बारे में बात किया गया था यहाँ पे। 7वां करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों, 7वां करंट अफेयर्स के रूप में आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश की संसद ने लगभग 500 भूरे भालुओं को मारने की मंजूरी प्रदान की है दोस्तों। इसका ऑप्शन भारत, अमेरिका, रोमानिया, रवांडा होगा, तो सही उत्तर इसका रोमानिया होगा दोस्तों। आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, रोमानिया के बारे में कुछ जानते हैं, क्यों कहा गया है, क्या इसकी कहानी है। जुलाई 2024 में रोमानिया संसद ने भूरे भालुओं की अधिक जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लगभग 500 भूरे भालुओं के मारने की मंजूरी दी थी दोस्तों। यानी कि रोमानिया के संसद भूरे भालुओं के मारने की मंजूरी इसलिए दी थी क्योंकि इसका जो पॉपुलेशन है रोमानिया में दोस्तों ओवर पॉपुलेटेड है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा इसका पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन को कम करने के लिए भूरे भालुओं की मारने की अनुमति दी गई थी दोस्तों। रोमानिया में यूरोप के 60% से अधिक भूरे भालू पाए जाते हैं दोस्तों। इसका संरक्षण स्थिति अगर स्टेटस देखें रोमानिया में भालू का तो इलिस्ट कंसर्न है, यानी कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गया है या फिर खतरा ये खत्म हो जाएगा, ये लिस्ट कंसर्न में था, इसलिए इसको मारा जाने का आदेश दिया गया दोस्तों, इस ताकि इसके पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। आगे जो 8वां करंट अफेयर्स के रूप में है दोस्तों उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसमें क्या कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा था दोस्तों, इसमें सही उत्तर आप देकर बताइए। ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल। इसका सही उत्तर मध्य प्रदेश के रूप में आएगा दोस्तों। यानी मध्य प्रदेश एक वैसा राज्य है जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना दोस्तों एक देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य। अब क्या होता है स्वनिधि योजना दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं
कि जैसे कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का मतलब हो गया दोस्तों कि जो कोरोना का पीरियड था दोस्तों, जो कोरोना के टाइम पे जो वेंडर्स उसे कहा जाता है, जो रोड के अगल बगल अपने सामान को लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, फल लगाते हैं, उसको बेचने का काम करते हैं दोस्तों। तो उनका जो कोरोना के टाइम में नुकसान हुआ दोस्तों, उनको भरपाई करने के लिए एक तरीके का प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है दोस्तों, जो उन लोगों के लिए दिया जाता है, उन लोगों के लिए ये चलाया गया है। इसके अंदर क्या चीज़ें दी जाती है, क्या सुविधाएँ दी जाती है दोस्तों, इस पर एक नज़र डालते हैं, इस पर बात करने का प्रयास करते हैं। जुलाई 2024 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया था दोस्तों। ये एक किसके कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की बात की जा रही है दोस्तों, इस पर आप ध्यान में रखिएगा। आगे क्या कहा गया, पीएम स्वनिधि योजना क्या है, इस पर नज़र डालते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को किया गया था दोस्तों। इसकी शुरुआत जो है 1 जून, इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो कहाँ गया, 1 जून 2020 को किया गया था। नोडल मंत्रालय जो इसका कार्यभार देख रही थी, इसकी जो जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी का जो देखभाल है, इसको संभालने का जो काम कर रहा था दोस्तों, जिसको हम नोडल मंत्रालय कहते हैं, उसके रूप में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय था। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। मिनिस्ट्री बहुत ज़रूरी होता है, मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिनिस्ट्री की जानकारी आपको होनी चाहिए। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, इसका लक्ष्य क्या था दोस्तों। इसका लक्ष्य की अगर बात करें तो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट जो वेंडर्स थे, उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए किफ़ायती कार्यशील पूंजी ऋण देना, यानी एक तरीके से कम रेट पर लोन देने का काम करता है दोस्तों। जिससे क्या हो सकता है, एक तरीके से जिनका बिजनेस ख़राब हो गया था, जिन्होंने कोविड-19 में बहुत ज़्यादा सफ़र करने का प्रयास किया था, जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था दोस्तों, लोकल वेंडर्स को उसे एक तरीके से सहारे का काम करेगा। उससे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आप एक बेनिफिशियरी के तौर पे काम करेगा, एक सहारे, एक मतलब मदद करने का काम करेगा दोस्तों, जो कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसके बेसिस पे लोन दिया जाता है दोस्तों इस योजना के तहत। नौमा करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों, इस पर भी एक नज़र डाल देते हैं, इसको भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई 2024 को किस शहर में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया था दोस्तों। इसका उत्तर इसमें इसका ऑप्शन है पटना, दरभंगा, नई दिल्ली, गुरुग्राम। इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली दोस्तों। यानी कि नई दिल्ली एक वैसा जगह था जहां 21 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र का उद्घाटन किया गया था दोस्तों। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। आगे कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई 2024 को, डिटेल में बात कर लेते हैं। 21 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडप में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया था दोस्तों। इस बैठक की भारत ने पहली बार मेजबानी की थी। यानी यह बैठक 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच आयोजित की गई थी दोस्तों। यानी पूरा बैठक का जो आयोजन किया गया था यह 21 से 31 जुलाई के बीच इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। आगे देखिए 10वां करंट अफेयर्स के रूप में क्या है, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। 10वां क्या कह रहा है दोस्तों, चर्चा में इसमें क्या कहा गया है, कहा जा रहा है चर्चा में रहा कलारीपयट्टू किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर केरल हो जाएगा दोस्तों। आइए इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। केरल क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। जुलाई 2024 में कलारीपयट्टू को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कलारीपयट्टू महासंघ को क्षेत्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी गई थी दोस्तों। कलारीपयट्टू क्या कहता है, इसके बारे में एक नज़र डालते हैं। यह केरल की एक युद्ध कला है दोस्तों। कलारीपयट्टू केरल की युद्ध कला है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। कलारी का अर्थ होता है, अगर आप इसको जानेंगे तो कलारी का अर्थ होता है दोस्तों, कलारी का अर्थ होता है लड़ाई करने का स्थान, और मलयालम में पयाटू का अर्थ होता है लड़ाई दोस्तों, यानी कि जहाँ लड़ाई किया जा सके। यानी कलारीपयट्टू एक तरीके से क्या है दोस्तों, एक कला है, लड़ाई करने का एक कला है, युद्ध करने का एक कला है दोस्तों, जो एक पौराणिक कला के बारे में बात करता है। ये इमेज में आप देख सकते हैं कि कलारीपयट्टू का अभ्यास करते हुए 2 युवक आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। आगे क्या है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से ये प्रश्न का उत्तर आपको देना है अगले सेशन में। मैं आप एक क्वेश्चन आज का सवाल है दोस्तों, इसके बारे में अगले सेशन में बात करूंगा, इसका जवाब मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा।
कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कहाँ से आए हैं दोस्तों, इसके बारे में बात कहा गया है कि आप उस स्रोत का बताइए, वो कौन सा रिसोर्स है जहाँ से बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य को उजागर किया गया है, जहाँ से बिहार का सबसे ज़्यादा प्राचीन साहित्य आया है दोस्तों। उपनिषद से, अर्थवेद से, सामवेद से, आरण्य से, या फिर उपनिषद से, किससे? आप ऑप्शन में जवाब देकर बताइएगा। अगले सेशन में मैं इसको एक तरीके से डिस्कस करने का काम करूँगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप अपना ख्याल